लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर कपिल शर्मा क्यों? कैट्स कैफे पर क्यों चल रही हैं गोलियां? सलमान से नजदीकी या फिर वजह कुछ और? कनाडा में गोलीबारी, निशाने पर मुंबई अंडरवर्ल्ड। जाने पूरी कहानी। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने करीब 1 महीने पहले कनाडा में एक कैफे खोला था, कैट्स कैफे। लेकिन कैफे के खुलने के महज 6 दिन बाद ही वहां दीवार पर गोलियां चली। दावा किया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। सलमान खान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा इस गैंग के निशाने पर है। 4 जुलाई 2025 यही वो तारीख थी जब कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा ने सरे में अपना पहला कैफे खोला था, कैट्स कैफे। जब कैट्स कैफे को खुले हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे। ठीक 6ठे दिन किसी वीडियो गेम की तरह कार में बैठकर कुछ लोग एक शूटआउट शूट कर रहे थे और जो शूटर शूटआउट कर रहा था उसका निशाना कार के बाहर वही कैट्स कैफे की दीवारें थीं। शूटरों ने गोली चलाई, लाइव शूटआउट को कैमरे में कैद किया और वहां से निकल गए। इस शूटआउट में हालांकि किसी को गोली नहीं लगी और न ही शायद शूटरों का इरादा किसी को गोली मारने का था। पहले शूटआउट के ठीक 28 दिन बाद उसी कैट्स कैफे के बाहर फिर एक कार रुकती है। इस बार सुबह का वक्त था। कार के अंदर से फिर शूटआउट होता है। शूटआउट को फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा था। कैट्स कैफे की दीवार एक बार फिर निशाने पर थी। 6 गोलियां दीवारों पर दागने के बाद कार और शूटर दोनों मौके से निकल जाते हैं। आज जो ये कपिल शर्मा के कैट्स कैफे सरे में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी में गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्यवाही करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेगी तो नेक्स्ट कार्यवाही जल्द ही मुंबई करेंगे। RIP अंकित भादु, शेरेवाला, जितेंद्र घोगी, मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, साहिल दुहान, पेटवार। जिस गोल्डी ढिल्लों ने कैट्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये बयान जारी किया, उसके सोशल मीडिया के DP पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। वो खुद भी लॉरेंस से जुड़ा होने का दावा करता है, पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस बयान के कुछ देर बाद वो सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर नाम का एक शख्स एक ऑडियो मैसेज में वो बाकायदा डिटेल में कैट्स कैफे पर गोली दागने की वजह बताता है। इस ऑडियो में धमकी भरी आवाज के साथ ये मैसेज भी साफ हो जाता है कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए बरस रही है क्योंकि कपिल की सलमान से नजदीकियां हैं। सलमान खान अक्सर कपिल शर्मा के शो में नजर भी आते हैं, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सलमान की नजदीकियों की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर है? और क्या सचमुच कनाडा में कपिल के कैफे पर जो 2 बार गोलियां चली वो लॉरेंस के इशारे पर चली, या फिर लॉरेंस के नाम पर कोई और खेल कर रहा है? जिस हैरी बॉक्सर ने कपिल शर्मा के कैफे पर शूटआउट की जिम्मेदारी ली है, उसका असली नाम हरिचंद है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला हैरी बॉक्सर 2004 में गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर निकल गया था। कहते हैं कि इस वक्त वो अमेरिका में रहकर लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है। दरअसल हैरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई का खास है। अनमोल बिश्नोई के भी अमेरिका में ही होने की खबर है। हैरी बॉक्सर अमेरिका में रहकर ही भारत और कनाडा में वसूली और धमकाने का काम कर रहा है। वैसे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की कहानी नई नहीं है। चाहे गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियां बरसाने की बात हो, सलमान को बार बार धमकाने की, या फिर सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, लॉरेंस गैंग हमेशा खुलेआम ये कहता रहा है कि जो भी सलमान के करीब होगा वो उसके निशाने पर होगा। जो सलमान के साथ काम करेगा वो भी उसके निशाने पर होगा। लेकिन क्या सिर्फ सलमान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए, या वजह कुछ और भी है? बाबा सिद्दीकी को जिस तरह मारा गया, उसने पहली बार इस शक को यकीन में बदला था कि लॉरेंस गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बना सकता है। अगर वजह यही है तो कपिल शर्मा को निशाना बनाकर भी लॉरेंस गैंग सलमान के बाकी करीबियों को एक तरह से चेतावनी दे रहा है। सलमान के अलावा ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के शो में सिख धर्म को लेकर एक मेहमान के जरिए टिप्पणी से भी नाराज है। दुश्मनी की एक वजह ये भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आने की तीसरी वजह कपिल शर्मा का स्टारडम भी हो सकता है। लॉरेंस गैंग अक्सर खासकर पंजाब से जुड़े उन सितारों को निशाने पर लेता रहा है जो उसका कहना नहीं मानते या रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली की रकम नहीं चुकाते। कपिल शर्मा को निशाने पर लेने की एक वजह ये भी हो सकती है कि लॉरेंस गैंग की नजर शुरू से ही बॉलीवुड पर है। दी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने की ख्वाहिश जता चुका है। 90 के दशक की शुरुआत
उस वक्त बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड, बिल्डर, बार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन एक तारशन मनी वसूलना आम बात थी। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार ये तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। इसी के तहत पहले एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी दी। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या दी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूटआउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे दे का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्विन नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 को छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्दे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से उबर चुका था। 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं, लेकिन कम कर दिया। बाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम, अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बंटी पांडे और रविवार पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल के पीछे ही है। कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंदर का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं है, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मौत की वजह को लेकर फिलहाल पिक्चर साफ नहीं है। ज्यादातर लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने के लिए किया गया था। हालांकि पुख्ता तौर पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की बात अभी मुंबई पुलिस ने नहीं कही है, लेकिन लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने की वजह से मीडिया में इस कत्ल के लिए लॉरेंस का ही नाम लिया जा रहा है। और यही से ये सवाल उठता है कि अगर सचमुच बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ है तो फिर वजह क्या है? कहीं वजह वो ही तो नहीं जिसका डर है, यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग की दस्तक। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 हिस्सों में बंट गया था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त डॉन घोषित करवा दिया, जबकि 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन 2000 के शुरुआत से शुरू हुआ ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है उसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस दी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। दी कंपनी की तरह वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपना गैंग का कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस जो नई खेप है उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं है, न ही उनके पास मुखबिरों का ऐसा कोई नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है।
इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी NIA ने साफ साफ ये कहा कि लॉरेंस दी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। NIA की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर ये अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, UAE और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं, जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खास गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, MP और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली NCR, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेरी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। दर्ज है, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से है। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा लेता है। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भी भरोसा दिया गया। लॉरेंस गैंग के शूटरों के पास हथियारों के खेत की भी कमी नहीं है। NIA के डोजियर के मुताबिक पंजाब से लगे पाकिस्तानी बॉर्डर से स्मगल होकर हथियार लॉरेंस गैंग तक पहुंचते हैं। हथियारों की खेप मध्य प्रदेश के मालवा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार में मुंगेर और खगड़िया से भी गैंग के पास पहुंचती है। डोजियर के मुताबिक भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गैंग को हथियार मिलते हैं। लॉरेंस गैंग के बारे में NIA के इस डोजियर और चार्जशीट के बावजूद सच्चाई यही है कि पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग लगातार बढ़ा होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका कद भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह है जेल के अंदर रहकर भी उसका बेरोक-टोक गैंग चलाना। पहले तिहाड़, फिर पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने के बाद पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल के बाहर की दुनिया या अपने गैंग से उसका संपर्क कता नहीं है। कहते हैं जेल के अंदर आज भी लॉरेंस को मोबाइल मुहैया है और उसी मोबाइल का एक कॉल किसी की जिंदगी और मौत का सबब बन जाती है। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया था। साबरमती जेल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया था। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने CRPC की धारा 268(1) के तहत ये आदेश जारी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से जरूरी इजाजत लेकर वो साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे कर दिया गया है। साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। हालांकि कमाल ये है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ये खास आदेश लाया गया था, वो कनेक्शन ही आज तक नहीं कटा, वरना जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग इस तरह न किसी की सुपारी ले पाता और न किसी को धमका पाता। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।